कोविड जब आया था, कोविड का तो किसी को पता ही नहीं था। अब उससे सारा दिन एकदम सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। जब लॉकडाउन लगा दिया तो जितने कंपनियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, लोग घरों में छुप गए, सब चले गए। तो होम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि सबसे अच्छा काम तो प्राइवेट सिक्योरिटी ने किया, क्योंकि उस दौरान एक भी चोरी नहीं हुई। इतनी जल्दी केंद्र के जो निर्देश थे वो बहुत जल्दी लोग नीचे लेवल तक लागू नहीं करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे कोविड या ऑपरेशन सिंदूर या फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हम ऐसे जो डायरेक्शन पास करते हैं टू लोकल अथॉरिटीज़, वो कितने बाइंडिंग होते हैं उन पे, कितना मानना पड़ता है उनको? विवेक श्रीवास्तव जी डीजी हैं, जो होम गार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ फायर सर्विसेज देते हैं, उनसे हमारा एकदम संपर्क हुआ और हमने कहा कि ये वो बड़े परेशान होकर, हम तो वैसे आपको मिलना चाहते थे कि आप बताइए हम जे क्या क्या करें। तब जैसे मिसाइलें आने का हो गया था बंदोबस्त, तो लोग कहे जी क्या करेंगे जी हम, तो तुरंत हमने सबको एक मैसेज भेजा लिखित रूप से भी कि जिस जिस घर में, जिस इंस्टीट्यूशन में आपके पास बेसमेंट है, आज उसकी जरूरत पड़ गई। आपको सोचना होगा अभी, अगर ये हम प्लांट जहां लगा रहे हैं, गैस का प्लांट, अगर लीक हो गया तो आम पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और यूनियन कार्बाइड ने ना कभी सोचा, ना वहां के प्रदेश के किसी अधिकारियों ने सोचा भी अगर एक्सीडेंट हो गया तो गैस है जी। चीज़ों में आप नॉलेज गेन करते हैं, आप लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है वर्ल्ड में और ब्रेस किया जाए बनाते। जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी आ गया है, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, तो एकदम हमने उसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, जितने अटैक हो रहे थे पाकिस्तान से, उधर से, ये तो हमें पता था होंगे, साइबर में पहले भी हो रहे थे, तो हमने एक टास्क फोर्स बनाया इसके लिए। तो हमें पता था कि ड्रोन इस देश में, जब दुनिया में बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनने वाला, नेबर भी बनने वाला, बचाने वाला भी बन सकता है और सुख सुविधा भी दे सकता है। लेकिन सिक्योरिटी में क्या होगा, जो सिटीजन या प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल या जो पुलिस वाले हैं, उनको ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए एमएचए से, जो हमारे सीएपीएफ्स हैं या जो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हम उस पर कुछ कुछ हफ्ते मिलिट्री ट्रेनिंग लें उनको और वापस आएँ, ताकि इक्वली ट्रेन हो जाए। एमएचए ने अपने हाईएस्ट ऑफिसर जितने भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनको लगा रखा है। उन्होंने आपका जो बीपीआरडी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनको हमारे साथ लगाया कि आप भी इसके ऊपर साथ जुड़ के बात करिए। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने देखा, हमने उससे क्या टेक अवे लिया कि हम उससे क्या और डेवलप कर रहे हैं ताकि सक्षम रहें हम एज ए नेशन? नागरिक सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। ठीक है कि ये जो आपके एयरफोर्स के रेड हो सकते हैं, बम हो सकते हैं, उसमें हमें ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो एनिमी विदिन है, जिसको हम जानते हैं कि एक देश के अंदर ऐसा भी एक तबका है जो देश के साथ नहीं है, विदेश के साथ है। आप तो सुनते, आपका ब्लड खोलने लगता है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। युद्ध के समय में सिर्फ ढंग से बात हो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं शुभम अग्रवाल पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हम बहुत ही मुश्किल से उन तक पहुंच पाए। अभी करंट में चेयरमैन है कैप्सी नाम के बॉडी के। कैप्सी क्या है? कैप्सी इज सेंट्रल एसोसिएशन फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। ये कैसी बॉडी है? अपेक्स बॉडी, जो जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है भारत में, उसको गवर्निंग में, उसको असिस्टेंस में, उनको एक साथ लाए रखने में और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। हमारे जो गेस्ट हैं वो फॉर्मर डायरेक्टर और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी एडवाइज़र के रूप में एडवाइस करते रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में। हमारे गेस्ट बहुत सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन से सम्मानित हैं। अगर मैं यहाँ पर बताने जाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। कैप्सी क्या करती है, कैप्सी है क्या, नेशनल सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करती है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कोई रोल निभाया नहीं निभाया, और आगे हम फ्यूचर कैसे देखते हैं। सो अलाउ मी टू वेलकम मिस्टर कुंवर विक्रम सिंह। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सो क्या मैंने आपका इंट्रोडक्शन जितना दिया
वो ठीक दिया। बहुत ठीक किया। थैंक यू वेरी मच। Yes. हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, आपकी अवार्ड्स रिकॉग्निशन, आपके जितने बारे में हम उपलब्धियां देखते हैं बहुत लंबी है। तो जैसे मैं पहले बताया था कि किसी को एक बार में डिस्कस करना 1-1.25 घंटे में भी वो कम पड़ेगा, 1-1.25 घंटा। सो हम थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछें उससे पहले, आप फॉर्मर इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, आप डायरेक्टर रहे हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के, आप प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते रहे हैं, तो क्या आपने इस इंटरव्यू से पहले हमारे बारे में भी इन्वेस्टिगेट किए हैं या नहीं? ऐसा है कि कोई भी काम करने से पहले, चाहे बिजनेस हो, इंटरव्यू हो, रिलेशनशिप हो, आपको दूसरे व्यक्ति के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ओके। ये हर चीज पे लागू होता है। और स्वाभाविक है कि कोई भी मुझे मिलने आता है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, हमारा जो सेटअप है, कंपनी है, वो पूरा उसका ब्रीफ बना के देते, ये लोग कौन है, कैसे रहे हैं, इनके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं है, अगर है तो कैसा है, इसकी सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं लोगों से ऐसी इंटरव्यूज वाला जो भी करना हो वो करता हूँ। वैसे तो लोग मोस्ट वेलकम, मैं सबकी तो तहकीकात नहीं कर सकता, दिन में काफ़ी लोग मिलते हैं, लाइफ पे मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है, और लेकिन आम तौर पे भी लोगों को करना चाहिए जिनके साथ आपका कोई बिजनेस ताल्लुकात बनना हो, जहाँ मैट्रिमोनियल बनने हो, या और कोई ऐसी कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आपके इस जवाब से मुझे थोड़ा सा डर भी लगा और बहुत ज़्यादा ऑनर्ड भी फील हो रहा हूँ मैं कि फाइनली मैं इस स्टेज तक आ गया हूँ। तो खैर, सर मैं जानना चाहूँगा कि आप चेयरमैन हैं कैप्सी के। हाँ जी। कैप्सी है क्या, अगर आम जनता को जानना हो? सी कैप्सी जो सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, और ये एक फेडरेशन है, जो पूरे देश में निजी सुरक्षा का जो मामला है, प्राइवेट सिक्योरिटी का मामला है, या उसका जो व्यवसाय है, उसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, देश भर में कोई 30,000 से ज़्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड हो गए हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक सिक्योरिटी वर्कफोर्स है, किसी देश में नहीं है, दुनिया में हम नंबर 1 पे आते हैं। और ये जो सिक्योरिटी सेक्टर है, जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, इसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखा है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट जो 2005 में पास हुआ था, उसके तहत हर सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले को लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस की काफ़ी शर्तें हैं, ट्रेनिंग का मामला है, इसी ढंग से सिक्योरिटी गार्ड की, उसकी भी पूरी पैरामीटर्स बने हैं, कौन इसमें आ सकता है, उसको कैसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसकी जो बाकी शर्तें हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी एक उन्होंने, सरकार ने इसका एक मसौदा तैयार किया हुआ है, और उसके हिसाब से सारा काम चलता है। तो जो कैप्सी है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के इंटरेस्ट और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट को सरकार तक पहुंचाना, उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनके बारे में वकालत करना, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, और उस प्रॉब्लम को कैसे उसका समाधान ढूंढा जाए। हमारे पूरे देश में, हर प्रदेश में कैप्सी के चैप्टर्स हैं, हर प्रदेश में। चैप्टर एज इन की ऑफिसेज नहीं, संगठन। ओके। संगठन पूरा प्रदेश में है। वो इसलिए प्रदेशों में भी है क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो आपको जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाने का जो लाइसेंस देगी, वो हर प्रदेश में होती है। ओके। ये प्रदेश का इश्यू है। एक्ट तो सेंटर ने पास किया, लेकिन होम डिपार्टमेंट ये स्टेट का सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसके बारे में सारी चीज़ें करना, लाइसेंस देना, शर्तें रखना, ये करना, ये सब प्रदेश का जो होम डिपार्टमेंट है वो देखता है। और होम डिपार्टमेंट ने ये सारा काम ना तो किसी IAS अफसर को दे दिया है, जहाँ उन्होंने वहाँ पुलिस के डिपार्टमेंट उच्च अधिकारी को दे रखा है। तो वहाँ पे तरह तरह की मुश्किल आ सकती हैं। काम सर्विस दे रहे हैं लोग, कोई ना कोई इश्यू बन सकता है, तो क्लाइंट के साथ बन सकता है, गार्डों का किसी के साथ कोई इश्यू हो सकता है, पेमेंट के इश्यू हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के उनके इंटरेस्ट वॉच करने के लिए कैप्सी काम करती है।
तो कैप्सी का जो केंद्रीय जो लीडरशिप है वो देश के जो बड़े सिक्योरिटी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है वो उसमें है। उसमें मिडिल क्लास की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके नुमाइंदे भी हैं, जो छोटी एजेंसी हैं उनके नुमाइंदे भी, यानी कुल मिला के हर तरह के स्मॉल मीडियम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो हमारी इस कमेटी में ये सारे उसके लीडरशिप रोल में रहते हैं। तो हम तरह तरह की जो मुश्किलें होती है उसको हम जो भारत सरकार को देनी होती, गृह मंत्रालय को देनी होती या लेबर डिपार्टमेंट को देनी होती हैं, उनके साथ हम संपर्क करके उनके मंत्रियों से मिलके उनके ब्यूरोक्रेट से मिलके जो भी समस्या आती है वो समस्या का समाधान के लिए हम इन अधिकारियों को मंत्रियों को मिलते हैं, उनसे लगातार हमारी बातचीत होती रहती है और कई चीज़ों का समाधान होता, कईयों का नहीं होता। तो ये कैप्सी का रोल बाय लार्ज सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जो लोग कार्यरत हैं, चला रहे हैं, उसके संचालक कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, उन सब के इंटरेस्ट को वॉच करना। तो एक तरह से लाइजा का भी काम है विद गवर्नमेंट एंड विद द वही है, वो जो एडवोकेसी जिसको बोलते हैं ना, हाँ, वो एडवोकेसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संबंधित अधिकारी हैं उनमें जाके बात पहुंचा देना, उनसे बातचीत करना, उनको प्रेरित करना कि ये चीज़ इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अच्छी होगी, इसमें इस कानून में बदलाव लाइए, इस रूल में बदलाव लाइए। काफ़ी इसमें काम करना पड़ता है, काफ़ी काम करना पड़ता है हमें। यस। तो आप अभी कितना सेटिस्फाइड हैं करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, या कुछ आइडियाज हैं आपके? तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो बहुत है। एक तो जो आपकी सिक्योरिटी की चैलेंजेस आते हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। कोई भी कंडीशन में, जैसे कोविड आ गया था, किसी ने सोचा नहीं था भी कोविड आ गया, तो इसके लिए किसी की तैयारी नहीं थी। इसी ढंग से जैसे कोई युद्ध हो जाए उसकी कोई तैयारी नहीं होती, कोई आपदा आ जाए उसकी कोई तैयारी नहीं होती, कोई ऐसी और भी चीज़ आ सकती है जिसकी आपको पता नहीं होता। तो अब उसके लिए जैसे कोविड आया था, तो ये कोविड जो है बायो सिक्योरिटी से जुड़ा मामला था, तो बायो सिक्योरिटी के बारे में किसी को पता ही नहीं था ये बायो सिक्योरिटी क्या होगी जी। कोई थोड़े से जर्म उठेंगे पूरे देश को, दुनिया को एकदम पैरालाइज कर देंगे। तो हमारा कैप्सी में काम है कि ऐसी आने वाली सभी आपदाओं को, चैलेंजेस को पहले जानकारी ले ले, वो लेके उसका समाधान भी ढूंढ ले, और ढूंढने के टाइम में फिर अपने जितने मेंबर्स हैं उनको सही समय में सूचित कर दें भी ये जो आपके पास चैलेंज आया है इसको आप किस ढंग से निपटारा करेंगे। जैसे कोविड जब आया था, कोविड का तो किसी को पता ही नहीं था। अब उससे सारा दिन एकदम सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। जब लॉकडाउन लगा दिया तो जितने कंपनियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, लोग घरों में छुप गए, सब चले गए, और उसका इफेक्ट हमारी सिक्योरिटी गार्ड के भी, वो भी भागने लगे। सिक्योरिटी एजेंसियां बंद होने, लॉकडाउन तो लॉकडाउन होता है। तो जी MOS होम थे, हाँ, उनसे बात किया, विवेक भारद्वाज जी थे वहाँ पे, GSPM थे, भल्ला जी थे होम सेक्रेटरी, इन सब से जाके जब इनको कहा गया कि जो लॉकडाउन अब लगा रहे हो ये तो सही है, लेकिन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? अगर आप सबको हटा दोगे वहां से तो ये तो एक अराजकता का मामला बन सकता है। तो उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह समझा, और जो सेकंड लिस्ट अनाउंस हुई जब लॉकडाउन के बारे में, तो सेकंड लिस्ट में उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया। एसेंशियल सर्विसेज डालने से क्या होगा कि हमारी सारी कंपनियां बच गई, वो काम करने लगे। जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो वापस जा रहे थे गाँव को, हमने उनको बुलाया, उनको नौकरियों पर रखा, ड्यूटी पे रखा, और पूरी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि सब लोग तो अपनी फैक्ट्री छोड़ के चले गए थे, उनको बचाता कौन? तो हम लोगों ने दिन रात बैठ के कोविड के टाइम में जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों ने वहाँ पे काम किया। उनको भोजन पहुँचाना बड़ी मुश्किल बात थी, उनको खाना कौन बना के देगा, क्योंकि दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, कोई आ नहीं जा रहा था। उसके खाने का प्रबंध करना, उसके लिए और जो भी चीज़ें हो, उसकी मेडिकल का, क्योंकि हमारे लोग भी काफ़ी बीमार हुए, तो उनकी सारी व्यवस्था करना। फिर जहाँ जहाँ आपके सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं वो किस ढंग से अपनी ड्यूटी निभाएंगे,
ये तो अनयूजुअल सिचुएशन होगी ना। जब अनयूजुअल सिचुएशन हुई तो अनयूजुअल मेजर भी आपको ढूंढने पड़ते। तो उसके लिए हमने एसओपी हमने बनाई और उसको कहा गया कि आप इस ढंग से काम करेंगे। तो वो फिर काम करने का ढंग, लोगों को सुरक्षित करने का ढंग, आपके जो हाउसिंग कॉलोनी थी ये तो बहुत ही वल्नरेबल थी, कोई भी अंदर आ सकता था, कुछ भी हो सकता था, बीमारी फैलाने वाले लोग अंदर आ सकते थे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट बंदोबस्त किया कि कॉलोनी के अंदर कौन लोग जा सकते हैं। हमने सब वेंडर्स का आना बंद कर दिया, सब कबाड़ी वालों का, किसी का भी अंदर बैन बंद कर दिया कि आप अंदर कोई नहीं जाएगा। और जो भी आपके गेस्ट भी कोई आएंगे वो भी हम पूरा उसका टेस्ट करके, पहले तो आने नहीं देते थे, नो प्रॉब्लम। तो वो जो एक टोटल कंट्रोल हमने सिचुएशन के ऊपर कर लिया, और मास्क लगाना, ये सारा काम जो है, तो उस समय जो आपके एक साधारण सिटीजन है उसको पता लगा कि प्राइवेट सिक्योरिटी का जो गार्ड है उसकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ। जे उन्होंने तब किया कि उस दौरान एक भी चोरी नहीं हुई। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए कि पूरे देश में लॉकडाउन और कोविड के टाइम में एक चोरी ना होना। तो इसके सारे व्यवस्था करना, बंदोबस्त करना, मॉनिटरिंग करना, बहुत से सिक्योरिटी गार्ड थे या उनको पुलिस वाले रोक देते थे कि तुम नहीं जा सकते थे। अब उनको समझाना कि ये होम मिनिस्ट्री ने क्या रखा, एसेंशियल सर्विसेज है, वो नहीं मानते थे। फिर उनके लिए हमने स्पेशल स्टिकर बनवाए कि ये होम मिनिस्ट्री से ऑथोराइज है, इसको अपनी ड्यूटी पे जाने दीजिए। इसी ढंग से बहुत से लोगों को जगह जगह पे पुलिस रोकती थी, तो उनके पुलिस के जो महानिदेशक लोग हैं, जब वहाँ पे डीएम हैं, उनके साथ मेरी डायरेक्ट बात होती थी भी ऐसे हमारे लोग ड्यूटी पे जाना चाहते हैं तो उसको आप अलाउ कीजिए। क्योंकि इतनी जल्दी केंद्र के जो निर्देश थे वो बहुत जल्दी लोग नीचे लेवल तक लागू नहीं करते हैं। ऑफिसर लागू होता है, उसको बोल देता, बोलते 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 नीचे जो सिपाही है या छोटा कर्मचारी है उसके पास छोटी सी बात पहुंचती है, तो वो उसको लागू करने में जो हमारा एक कोऑर्डिनेशन जो बना वो बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ही बढ़िया बना। तो सर, एज पर माई रिसर्च, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, कंबाइन करके भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी लोगों का नंबर है वो ज़्यादा है। तो अब जो हमारे पास कई बार क्या होता है कि अथॉरिटी या जो पावर है उसकी कमी होती है, ड्यू टू विच, जैसे आपने एग्जांपल दी कि ब्यूरोक्रेसी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो बाकी लोग हैं वो आपको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं पावर। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे कोविड या ऑपरेशन सिंदूर या फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हम ऐसे जो डायरेक्शन पास करते हैं टू लोकल अथॉरिटीज़, वो कितने बाइंडिंग होते हैं उन पर, कितना मानना पड़ता है उनको? हम जब भी किसी चीज में लगते हैं, वो जो मैटर होता है वो आपकी सुरक्षा से जुड़ा होता है। आम साधारण व्यक्ति की सुरक्षा हो या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सुरक्षा से जुड़ा है। तो क्योंकि लोग जानते हैं कि हमें सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी है, सारे लोग बहुत ही क्वालिफाइड हैं, कोई फौज से है, कोई पुलिस से है, कोई नेवी से, एयरफोर्स से, सब लोग हैं, या प्राइवेट लोगों ने अपनी अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है। तो लोगों को इस वक्त तो विश्वास है, तभी तो हमें सिक्योरिटी देते हैं कि ये लोग निपुण लोग हैं, चीज़ को जानते हैं। अब ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी, जैसे कोविड में आया था, तो हमें कोविड ने, उन्होंने कहा था भी काम पकड़ो, तो सरकार ने कहा भी आप एकदम भी इस चीज़ को संभालिए। अब जैसे ये आपका ऑपरेशन सिंदूर का आ गया था, जब सिंदूर का, तो सबको लगा कि नागरिक सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि लड़ाई तो मिसाइल से होने लगी। जब मिसाइल तो कहीं भी जाके लग सकती है, आपके ड्रोन कहीं भी जाके लग सकते हैं, तो उससे सबसे महत्वपूर्ण जो बात बन गई वो नागरिक सुरक्षा की होगी। डिफेंस तो उधर है, बम तो गिर रहा है आपके शहर के ऊपर, तो उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त क्या करे, उसलिए आपका सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट था। तो कैप्सी और सिविल डिफेंस ने एकदम आपस में मंत्रणा की और आपस में एक संबंध बनाया और अपना अपना रोल बताया। क्योंकि अगर कहीं कोई चीज आके गिरती, आग लगती है, जब बम गिरता है, जब मिसाइल गिरती है, तो हर जगह पुलिस तो है नहीं, हर जगह सिविल डिफेंस नहीं है, लेकिन हम सब लोग सब जगह हैं। हम बाजार में भी हैं, मार्केट में भी हैं, घरों में भी हैं, शॉपिंग मॉल में भी हैं, एयरपोर्ट पे भी हैं,
मेट्रो स्टेशन पे भी, हम सब जगह बाय एंड लार्ज हम हैं, सब जगह आसपास ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बन गए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कोई आपदा आती, कोई प्रॉब्लम पड़ती, तो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हमने सबसे पहले हमने एक्ट करना। तो सिविल डिफेंस जो आपका डिपार्टमेंट है, उनके विवेक श्रीवास्तव जी डीजी हैं, जो होम गार्ड्स डिपार्टमेंट और फायर सर्विसेज देते हैं, उनसे हमारा एकदम संपर्क हुआ और हमने कहा कि ये वो तो वो बड़े प्रसन्न होकर, हम तो वैसे आपको मिलना चाहते थे कि आप बताइए हम जे क्या क्या करें। तब हमने अपनी जो एसओपी बनाई थी, एक तो उनकी है, एक हमने हर जो इंडस्ट्री है उसकी एसओपी अलग बना रखी है। केमिकल की इंडस्ट्री में कुछ और हो सकता है, कपड़े की इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है, इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में हो सकता है, हॉस्पिटल में अलग तरह के चैलेंज है, मॉल में हर तरह के हैं, हॉस्पिटल में अलग है। तो हमने उस सब लोगों को सुरक्षित करने के लिए हमने जो सिस्टम बना रखे हैं, वो हमने जाके उनको बताया कि ये चीज़ें हम बिल्कुल लागू हैं और हमने इनको भेज दिया है। हमने बम का इंतजार नहीं किया, लेकिन जो ही देश में माहौल बनने लगा ये ऐसा हो सकता है, तो हम लोग जो जितने भी हमारा कोर टीम है, हमारी कोर टीम में फौज के रिटायर्ड जनरल्स हैं, आईएएस अफसर हैं, पुलिस के बड़े बड़े डीजी हैं, वो हमारा हर मंगलवार को हम मिलते हैं। एवरी मंगलवार उसको मिलते हैं और देश की राजनीति के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर हम आपस में चर्चा करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो ऐसी चीजें चल रही हैं उसका हम ढंग से विश्लेषण करते हैं कि अगर चीज वहां हो रही है, हो सकता है हमारे देश में भी हो जाए। तो उसका होने से पहले ही उसका हम आपस में उसका एक प्रॉपर स्थिति का विश्लेषण जिसको बोलते हैं, वो हम करके उसके बारे में उसकी तैयारी शुरू करते हैं। हमें किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। तो हम उस मुसीबत को या उस चैलेंज को डील करने के लिए हम उसके कार्रवाई, जो कागज कार्रवाई है, कैसे ट्रेनिंग होनी है, कौन काम कैसे करेगा, ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे, अफसर क्या करेगा, डायरेक्टर क्या करेगा, गार्ड क्या करेगा, और सारा कुछ बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होती है। और फिर एक्सरसाइज करके फिर उसका जो डॉक्यूमेंट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट करके हम अपने सब मेंबर्स को भेजते हैं कि ये चीज़ भाई आपके ऊपर लागू होती है और आपकी कंपनी में एकदम इसको लागू कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो करते हैं उसमें सरकार तो क्या, सारे लोग जो हमारे सर्विस टेकर्स हैं वो बहुत परेशान है। हमें से जितना काम कैप्सी ने या हमारे मेंबर्स ने इसमें किया हुआ है, उससे लोगों को एक बहुत बड़ा ज्ञान भी मिला है और उसके नसीहतें मिली हैं कि क्या करना चाहिए। अब जैसे मिसाइलें आने का हो गया था बंदोबस्त, तो लोग कहें जी क्या करेंगे जी हम, तो तुरंत हमने सबको एक मैसेज भेजा लिखित रूप से भी कि जिस जिस घर में, जिस इंस्टीट्यूशन में आपके पास बेसमेंट है, आज उसकी जरूरत पड़ गई। जो किसी ने ख्याल में नहीं सोचा होगा कि मिसाइल की में ये हमारा काम आ सकती है बचने के लिए, तो कूड़ा कड़ा ये डाला हुआ था सब फर्नीचर, उसको हमने कहा कि तुरंत इसको खाली करो। अब यही जगह है जहां आप अंदर बच पाओगे, और उसके बेसमेंट में कैसे बचा जाएगा उसका पूरा सिस्टम तैयार किया। ऐसे ही सारे जितने होटल्स हैं, पार्किंग लॉट हैं, जहां जहां भी आप छुप सकते हो, ज़्यादा तो बेसमेंट का था, लेकिन बेसमेंट में भी किस ढंग से छुपा जाए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, उसका व्यवस्था किया। फिर ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ गया था कि हो सकता है कि ये परमाणु बम फेंक देगा पाकिस्तान हमारे ऊपर। अब ये तो सिर्फ आप लोग पढ़ते ही थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो तो रोक कंट्री है, भी तो बदमाश कंट्री है, रोक कंट्री है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो कब करेगा उसने तो बताना नहीं है। हमने ब्रह्मोस फेंकी, हमने पाकिस्तान को कहा थोड़ा कि हम ये फेंक रहे हैं जाके, हम कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन जब बॉम्ब आपके ऊपर दिल्ली में गिर जाए या कहीं गिर जाए, उसकी प्रिपरेशन तो, उसके बारे में ना कोई ट्रेनिंग हुई थी, ना कोई बात ऐसे हुई थी। हमने इसके बारे में 10 साल पहले प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। आपको बताऊं मैं 10 साल पहले किस चीज का प्लानिंग? ये अगर परमाणु बम, जिसको न्यूक्लियर सिक्योरिटी बोलते, 10 साल पहले लोग कह रहे थे यार क्या चीज पढ़ा रहे हो, लोग डरेंगे। मैं कहा नहीं, डर नहीं, इसकी तैयारी
युद्ध में हर परिस्थिति की तैयारी ही करना सबसे बड़ी बात है। तो 10 साल पहले मैंने एक वर्ल्ड न्यूक्लियर सिक्योरिटी एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट है, वियना में है, उसके साथ जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े लोग हैं, वो सारे वहाँ पे मेंबर होते हैं और वो आदान प्रदान करते अपनी सुरक्षा नियमों का, क्या क्या नई चीज़ें हैं। मैंने 10 साल पहले उनसे संपर्क किया। मिस्टर डॉक्टर रॉजर हॉजले थे, जो WIN के, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी के, वो उनसे जाके बयाना में बात की। मैं क्या भाई, तो बाकी देशों को पढ़ा रहे, हमें भी पढ़ाइए, तो बताओ क्या क्या करना हो। बड़ा हैरान हुआ कि जो एक देश अपने पास ही आ रहा है। तो वो सारा कुछ समझा और फिर मैंने उसको अपनी नेक्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस दी। डॉक्टर रॉजर को मैंने यहाँ बुलाया भी यहाँ भाषण दो लोगों को भी। न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है देश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रोग कंट्री है, ये कुछ भी कर सकता है, उसकी तैयारी करना हमें कर्तव्य है हमारा। तो तब भी भारत सरकार के लोग कहे यार तुम क्यों ले आए न्यूक्लियर सिक्योरिटी, तुम्हारा सीक्रेट सब्जेक्ट है। मैं तुम्हारा सीक्रेट होगा भाई, कल का अगर वो बम फट गया तो सीक्रेट थोड़ा रहेगा। भोपाल में क्या हुआ, भोपाल में गैस लीक हुई, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, शहर को पता नहीं था, और शहर कैसे होगा। आपको सोचना होगा अभी, अगर ये हम प्लांट जहाँ लगा रहे हैं, गैस का प्लांट अगर लीक हो गया तो आम पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और यूनियन कार्बाइड ने ना कभी सोचा, ना वहाँ के प्रदेश के किसी अधिकारियों ने सोचा भी अगर एक्सीडेंट हो गया तो गैस है जी, गैस होगी तो पूरे इलाके में फैलेगी। तो ऐसा फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस को सोचना, विचार करना, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम है। करेक्ट। और उसकी तैयारी रखना। इसी ढंग से हमने न्यूक्लियर की जब की तैयारी की, तो जो ही पाकिस्तान के साथ हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो मैंने दूसरे दिन ही पूरी इंडस्ट्री में न्यूक्लियर सिक्योरिटी से बचने के ढंग क्या हो सकते हैं उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके सबको भेज दिया। और फिर भी लोग कहे यार तो कहीं पैनिक हो। मैं क्या पैनिक हो जाए भाई, अगर उन्होंने ना फेंके तो और बात, तो आपको ज्ञान मिल गया। अगर फेंक दिया तो क्या करोगे आप, उसकी व्यवस्था आपके पास क्या है। करेक्ट। तो ये सारा चीज कैप्सी हम लोग ऐसा करते रहते हैं। करेक्ट। आपका फौज से बैकग्राउंड है, जितना मैंने रिसर्च की है, उसके बाद आप यहाँ पर अपने जो रिसोर्स गैदरिंग या इंटेल गैदरिंग या जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपका रोल है, क्या इन चीज़ों में आपको आप नॉलेज गेन करते हैं, आप लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है वर्ल्ड में और ब्रेस किया जाए? बिल्कुल देखते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैं दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी सिक्योरिटी से, सुरक्षा से जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो ज्ञान के केंद्र हैं, मैं उनसे जुड़ा हूं। तो उस जुड़ने से ये फायदा है कि यहाँ तो रिसर्च कम होती है, लेकिन दुनिया में बहुत रिसर्च होती है ऐसी चीज़ों के ऊपर। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 भुगता हुआ है, 2 भुगता हुआ है, 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी करते रहते हैं। तो वो ऐसी चीज़ों के ऊपर उनकी बड़ी चर्चा होती है, हमारे यहाँ इतना चर्चा नहीं होती थी। तो जब भी मैं इन लोगों को, इनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या संस्थाएं हैं, वो सिक्योरिटी के ऊपर क्या उनकी रिसर्च चल रही है, किसको वो क्या कर रहे हैं, उनको हम लोग उनसे चर्चा करते हैं और उनके साथ हमारे संबंध भी बनाते हैं। जैसे अभी सिंगापुर से, जो सिंगापुर की सिक्योरिटी एसोसिएशन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट, अपनी पूरी टीम लेके कैप्सी में आए थे। और कैप्सी में उन्होंने कहा कि जैसे हम कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाएं। तो हमने कहा तालमेल तो भाई ज्ञान का है, कि आपके पास जो चीज़ें आपने, सिंगापुर की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, बड़े अच्छे हो, सब कुछ उन्होंने कर रखा है। तो हमने कहा भी जो चीज़ें आप हमें पढ़ा सकते हो वो पढ़ाइए, ट्रेनिंग करवाइए, कैप्सूल करिए। तो हमारी आपस में उनके साथ वार्तालाप हुई और हमने एग्रीमेंट साइन किया, एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए शिक्षा का। इसी ढंग से साउथ अफ्रीका किया, इसी ढंग से हमने गल्फ कंट्री के साथ किया, इसी ढंग से हमने जो यूरोपियन यूनियन की जो सिक्योरिटी की एसोसिएशन है, COSSS को बोलते हैं, उनके सब देशों का एक बहुत महान संगठन है, वो बहुत रिसर्च करते रहते हैं, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ। इस ढंग से हम लगातार जितनी भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संपर्क करके हम अपनी नॉलेज को एकदम अपडेट करते हैं। जो अपने मेंबर्स को बताना पड़ता उसको हम बड़े अच्छे ढंग के साथ
सही करते, कई जगह ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ट्रेनिंग बहुत बड़ी चीज़ है। फायर की ट्रेनिंग है। फायर सबसे बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देश में आग लग जाती तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, थोड़ी आग बुझ गई, मामला खत्म हो गया, फिर वैसे की वैसी स्थिति। तो अब कंट्री में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फायर सेफ्टी का इंस्टीट्यूट हमने खोला बड़ौदा के पास। वो इंस्टीट्यूट इस वक्त वर्ल्ड क्लास है, जहाँ पे हवाई जहाज में आग लग जाए तो हवाई जहाज वहां पड़ा हुआ है, उसको कैसे बचाना है। पाइप में आग लग जाए, आपके पेट्रोलियम के बड़े बड़े जो डिपो उसमें आग लग जाए, मॉल में आग लग जाए, इसके प्रॉप बना रखे हैं। तो वो सारी चीजें जो हम ऐसी चीजों का लगातार अध्ययन करके अपने मेंबर्स को बोलते, जैसे ये फायर इंस्टीट्यूट है, ये वहाँ विक्रम मुहुरकर है, चेकमेट की कंपनी है बहुत बड़ी, उन्होंने बनाया है कि वो उसको बनाना अफोर्ड कर सकते थे। इसी ढंग से पूरे देश में ट्रेनिंग के सेंटर है, उसको बनाते। जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी आ गया है, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, तो एकदम हमने उसके लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए जितने अटैक हो रहे थे पाकिस्तान से उधर से, ये तो हमें पता था होंगे, साइबर में पहले भी हो रहे थे, तो हमने एक टास्क फोर्स बनाया इसके लिए। और जो हमारा जो एआई और साइबर का टास्क फोर्स है, उसमें देश के टॉप के 10 जो प्रोफेशनल हैं देश के, उनको इस काम की जिम्मेदारी की कि प्राइवेट सिक्योरिटी को हम किस ढंग से साइबर में लेके आए, इनको हम कैसे इसको बचाने की बात करें, इनको कैसे ट्रेनिंग दें। और वो ट्रेनिंग का सारा मसौदा हमारा तैयार हो गया। तो वो चीज़ तो एक टास्क फोर्स है। इसी ढंग से हमने वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाया। वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था, तो उसका भी एक हम टास्क फोर्स बना के, जिसमें बहुत बढ़िया जो लोग थे, जिसमें एक विंग कमांडर सोनिका तंवर है, उनकी अध्यक्षता में हुई। ऐसे बाकी लोग भी, उसकी औरतें जो थी बहुत ही गुणी औरतें थी, जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा किया कि क्या होना चाहिए। तो हमने एक ऐप का डेवलप किया कि किसी लेडी को अभी कहीं प्रॉब्लम पड़ जाती है तो वो उसको अपना घड़ी के ऊपर जब कहीं छोटा सा बटन दबाना पड़ेगा तो टास्क फोर्स के लोग वहां पहुंच जाएंगे, पुलिस पहुंच जाएगी। तो इसी ढंग से ये सारी चीजें, जैसे साइबर का किया, वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर हमने किया, इसी ढंग से हमने ड्रोन के बारे में किया। तो हमें पता था कि ड्रोन इस देश में, जब दुनिया में बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनने वाला, नेबर भी बनने वाला, बचाने वाला भी बन सकता है और सुख सुविधा भी दे सकता है, लेकिन सिक्योरिटी में क्या होगा। तो उसकी भी एक टास्क फोर्स बनाई गई। उस टास्क फोर्स में देश के जो सबसे बढ़िया ड्रोन के जो लोग हैं, उनको उसका काम सौंपा गया कि इसको कैसे किया जाए, इसके क्या सिस्टम बने, क्या कौन सी ट्रेनिंग मिली जाए। आज आपको बताऊं कि कैप्सी के पास कम से कम 50 के करीब जो ड्रोन की ट्रेनिंग देने वाले संस्थाएं हैं, वो कैप्सी की मेंबर बन गई हैं। और वो डीजीएससी के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग देना, ट्रेनर बनाना, गार्ड को सिक्योरिटी देना। तो ये सारी चीज़ें अब लगातार इन चीज़ों के ऊपर फिर उसकी टास्क फोर्स बन जाती है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है। एक इवॉल्विंग प्रोसेस है इसके अंदर, यानी कि यह संस्था एक बड़ी जीवंत संस्था है जो लगातार इसके अंदर जो जो कमियां हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और देश में व्यक्तियों की जान कैसे बचाई जाए। तो कैप्सी लगातार ऐसी चीज़ें करती रहती है जिससे नागरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा और व्यवसायिक जो सुरक्षा लोगों की है, उसको कैसे हम ठीक करके रखें, ये हमारा लगातार प्रयास रहता है। एब्सोल्युटली, इतने सारे आपने पॉइंट्स बताए, इतना सारा काम कर रही है कैप्सी। हम भी देखते हैं कि कैप्सी को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, बट इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली कि कैप्सी इतना इम्पोर्टेंट काम करते हुए भी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आती है, पहला। दूसरा कि हम इतना अगर सक्षम बना रहे हैं अपने प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल को, वो इतना वीक क्यों दिखते हैं कि उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं, या उनको जो रेजिडेंट्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी स्टाफ है, उनको जो पेशेंट्स हैं वो उन पे हमला कर सकते हैं, जो भी नटोरियस एलिमेंट्स हैं वो उन पे कुछ ना कुछ ऐसे कर सकते हैं। तो हम उनको सशक्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको पावरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं? जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये गरीब मजदूर के बेटे आते हैं, अमीर का तो कोई आता नहीं। तो अब हमारा सशक्तिकरण यही है कि एक तो उनको पास ट्रेनिंग हो और उनको पर्याप्त जो सैलरी मिले, और सैलरी अच्छी मिलेगी
उसका पोषण अच्छा होगा, ड्रेस अच्छी होगी। अब आपको गार्ड जो है आज के दिन में 30-40 हजार रुपये तनख्वाह ले लेता है। इतनी लेते हैं, कम होती है हाँ सर? हाँ हाँ, ये तो मिनिमम वेजेस के ऊपर अभी तक तो ना। ओके। दिल्ली के मिनिमम बहुत ज्यादा है, 20 के हजार हो गए, ऐसे हरियाणा का है। तो जहां जहां है वो 12-12 घंटे काम करते हैं, तो इतनी तनख्वाह ले जाते हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है, जैसे ये रेजिडेंट वेलफेयर कॉलोनीज वाले हैं, ये पैसा देते ही नहीं। ये तो सबसे जो घटिया एजेंसी होगी, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, उसको रखते हो, क्योंकि इनको पैसा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम है। तो एक एक व्यक्ति के घर में जाके पैसा इकट्ठा करो, सिक्योरिटी की जो आपने चार्जेस देने हैं, तो वो ड्यूटी भी सिक्योरिटी गार्ड की लगा देते हैं, जरा पैसा इकट्ठा कर दिया, वो गालियां खाता है लोगों से, तो देते भी नहीं है। और इसलिए वो जितने भी, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस देश में है कि रेजिडेंट वेलफेयर जो हाउसिंग कॉलोनी है, वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था बिल्कुल अनट्रेन्ड लोगों के पास है। वो एजेंसियाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये बात पुलिस भी जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, इसको किस ढंग से किया जाए। तो मैंने सरकार को प्रपोजल दी थी। मैंने कहा आप एक काम कीजिए जी, एक आपका जो सिक्योरिटी का बजट है पूरे प्रदेश का, उसका एक हिस्सा आप जो हाउसिंग कॉलोनी है उसकी सिक्योरिटी के खर्चे पे लगाइए, सारा मत दीजिए। जिसका बिल 10,000 का है, आप उस पर 3,000 डाल दो, 4,000 डाल दो, 5,000 डाल दो। आपके पास बजट है ना, आप करोड़ों रुपए का बजट आप पुलिस के ऊपर खर्च करते हो, जो पूरा अपना काम नहीं करती है। और एक सेक्टर कर रहा है प्राइवेट सिक्योरिटी का, आप उसमें उसके खर्चे का एक हिस्सा डाल दीजिए, तो वो भी एक अच्छी सिक्योरिटी ले पाएंगे, और आपके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा सा पैसा खर्च करके। ये अंडर कंसिडरेशन है ये चीज। तो ये सर, इसमें फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को पैसा देने से? गवर्नमेंट वो पैसे ना होने की वजह से वो एक अनरजिस्टर्ड एजेंसी को ले रहे हैं, और अनट्रेन्ड गार्ड हैं। तो जब RWA को पैसा मिल जाएगा, तो उसके साथ कंडीशन भी ये होगी कि अब तूने गार्ड रखने एक ऑथोराइज एजेंसी की, जो ट्रेन होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, और पता लग जाएगा, और उनको भी पता होगा, और गार्ड भी ट्रेंड होगा। तो आपकी जितनी नागरिक सुरक्षा है वो भी लोग देखेंगे, जी हाँ जी बिल्कुल हमें बहुत इसका फर्क पड़ा है। तो इतने करोड़ों के बजट में थोड़ा लाखों का बजट एक सरकार दे दे, तो उससे आपकी अंदरूनी सुरक्षा में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगा। छोटी सी बात है जी। तो इसलिए जो हमारे गार्ड्स भी हैं, जिसको बोल रहे हो कि उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो समय धीरे धीरे बदल रहा है। ये रिस्पेक्ट वाला मामला सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी में है, आप जाके देखो अमेरिकन बैंक में एक्सिस, किसी होटल में जाके देखिए, कोई अच्छी कॉलोनी में जाके देखिए, नहीं जाना देंगे आपको, दे रिस्पेक्ट यू। तो वो हालात इकोनॉमिक वजह से है, लेकिन ये मसला भी धीरे धीरे, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के ऊपर सरकार ने हमारे कैप्सी के बड़ा जोर लगाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को अनस्किल्ड से स्किल्ड कैटेगरी में ले आए। पहले तो लेबर मानते थे, अब वो स्किल्ड कैटेगरी में, हाई स्किल्ड कैटेगरी में आ गए। तो अब उनकी ट्रेनिंग भी अनिवार्य हो गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी गई, और साथ में सरकार ने पैसे भी दिए। एक एक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपया दिया था जो ट्रेनिंग होने के लिए, तो लाखों लोग ट्रेंड हुए। अब इसी ढंग से हर स्टेट में एक स्किल मिशन चल रहे हैं, स्किल मिशन में भी लोगों को पैसा मिल रहा है। तो संख्या बहुत बड़ी है, उसके हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने जो एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम के तहत अब हर सिक्योरिटी एजेंसी की स्टार रेटिंग होगी, जैसे होटलों की होती है 5 स्टार 2 स्टार। ये व्यवस्था हो गई है, ये काम एकदम शुरू भी हो गया है स्टार रेटिंग का। जो स्टार रेटिंग उसी को मिलेगी जिसकी अच्छी कंपनी है, ट्रेनिंग अच्छी, व्यवस्था अच्छी, प्रबंधन अच्छा है। इसी ढंग से हम जो गवर्नमेंट ने जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS जिसको बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ISO स्टैंडर्ड की। उसकी कमेटी बनाई, उसका मुझे उन्होंने कन्वीनर बनाया। तो हमने 1.5 साल होके हमने अच्छे अच्छे लोगों को लिया गया। तो अब हमारे पास वो भी बहुत सौदा तैयार है कि अब हम अपने गार्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, ISO स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इतने निपुण हो जाएंगे कि उनको विदेशों में भी काम मिलेगा। दुनिया में सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी कमी हो गई, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना चाहता बाहर के देशों में।
तो हमारे पास लोग हैं, इनको अगर ISO स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दे देंगे तो वो ये काम हो जाएगा। और सरकार ने मानना शुरू कर दिया। आपको बताओ, आप देखो एयरपोर्ट्स में प्राइवेट सिक्योरिटी लग गई है। हाँ, सिर्फ अंदर ही तलाशी वाले मामले में वो थोड़ा सा एरिया रह गया जो कोर एरिया है। नॉन कोर एरिया में तो कितना अच्छा व्यवस्था है। आप देखोगे गार्ड कितने स्मार्ट होते हैं, लड़के लड़कियां वहां पे आपको गाइड करते हैं, ये करते, रूड नहीं है, प्रोफेशनली डील कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं जब कैप्सी से बात हुई MHA में, हमने कहा ये हमने करके तो देखिए ना। धीरे धीरे जो आपके CSF के लोग हैं उनको किसी और इंटरनल सिक्योरिटी में लगाइए। ये सारे काम हम देख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप हमें उस ढंग से डील करें। हम उनको ट्रेन भी कर देंगे एविएशन सिक्योरिटी में, हम उनको मेट्रो में लग रहे हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत से लोग अब इसमें धीरे 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 करके ये उनकी सिक्योरिटी के प्रति आस्था और उनका विश्वास जग रहा है। और जहाँ तक मिसबिहेव की बात है, अभी जैसे सिविल डिफेंस के साथ बात हुई है, तो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को एक ही दम 1 करोड़ लोग मिल जाना सिविल डिफेंस के लिए, और वो वॉलंटियर रजिस्टर होना शुरू हो गए हैं, और वो सब लोगों को ट्रेनिंग देंगे। जब वो ट्रेनिंग देंगे तो उनको सिविल डिफेंस का बिल्ला भी मिलेगा। जब बिल्ला मिलेगा तो जो सुरक्षा में लगेंगे तो लोगों को पता होगा कि ये भाई सरकार के लोग हो गए हैं। अब ये सिविल डिफेंस के साथ भी जुड़े हैं, सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो इनका जो लेवल ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओके, आपने अभी जैसे बोला कि अपने प्रपोजल्स दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बाकी स्टेट मशीनरी को। क्या हमारे जो सिटीजन या प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल या जो पुलिस वाले हैं उनको ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए MHA से, जो हमारे CAPFs हैं या जो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हम उस पर कुछ कुछ हफ्ते मिलिट्री ट्रेनिंग लें उनको और वापस आएँ, ताकि इक्वली ट्रेन हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जब पुलिसिंग का रोल होता है, जैसे 2008 में मुंबई अटैक्स हुए, उसमें पुलिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो ऐसे में हमारे अगर सक्षम हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्या ऐसा भी हम सेटअप सोच रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ? जो मैंने आपको कहा ना कि जो सिटीजन सिक्योरिटी काउंसिल, ये वही कंसेप्ट है। ओके। हैदराबाद में हो रहा पिछले 3 साल से, और हैदराबाद में वहाँ की पुलिस ने सिटी सिक्योरिटी काउंसिल को अपने हेडक्वार्टर में जगह दे रखी, पूरा फ्लोर। और वहाँ पे साइबर की सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, उसके ऊपर सारे एक्सपर्ट बैठ के बात करते हैं, सिटीजन साथ में हैं। तो वो जो पिछले 3 साल से चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें लगातार वो जो जैसे प्रपोजल आप कहते आप देते, तो हम भी ऐसी करते सरकार के साथ, और उसको काफ़ी हमें प्रोग्रेस मिल गई है। काफ़ी उसके ऊपर सरकार का जो रुख है बड़ा पॉजिटिव है। MHA ने अपने हाईएस्ट ऑफिसर जितने भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनको लगा रखा है। उन्होंने आपका जो BPRD है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनको हमारे साथ लगाया कि आप भी इसके ऊपर साथ जुड़ के बात करिए। और ये लगातार सरकार तो करती है जी। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने देखा, हमने उससे क्या टेक अवे लिया कि हम उससे क्या और डेवलप कर रहे हैं ताकि सक्षम रहे हम एज अ नेशन? ऑपरेशन सिंदूर से जो मैंने आपको भी बताया, एक तो नागरिक सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। ठीक है कि ये जो आपके एयरफोर्स के रेड हो सकते हैं, बम हो सकते हैं, उसमें हमें ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो एनिमी विदिन है, जिसको हम जानते हैं कि एक देश के अंदर ऐसा भी एक तबका है जो देश के साथ नहीं है, विदेश के साथ है। ओके। और वो लोग पकड़े भी गए हैं, काफी पकड़े जाते हैं। फिर उनको ये जो टेकअवे ये है कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से ये छुपे हुए काफी दुश्मन बाहर भी निकल आए हैं। पता लग गया कौन क्या बोल रहा है। जो जिनका पहले पता नहीं था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, उनका पता लगा कि नहीं लगा। सबसे बड़ा टेकअवे है जो फिर उनका देश के प्रति आपने बहस देखते होंगे टेलीविजन के ऊपर। तो मैंने तो इन सबको लिखा टेलीविजन वालों को, हाँ भाई आप भाई इनको पाकिस्तानी को क्यों बुलाते हो? आप ऐसे लोगों को बुलाते क्यों हो? क्या जरूरत है आपको बहस करने की जी? 2 पाकिस्तानी बुला लेते हो, 2 उनके समर्थक हो जाते हैं, एक आधा कश्मीर का आदमी पकड़ लेते हो,
तो आप उसके ऊपर बहस कराने, क्या जरूरत है आपको बहस कराने की? लेकिन ये इनका व्यवसाय है, ये भी कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं जी। ये देश के अंदर भावना भड़काने का काम जो है, सबसे बड़ा काम तो यही लोग करते हैं। रोज मीटिंग, रोज उनका उसी 4 लोगों को बुला के आप तो सुनते हो, आपका ब्लड खोलने लगता है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। युद्ध के समय में सिर्फ ढंग से बात हो, ऐसी बहस जे वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमने तो अपने आप को पूरा तैयार कर लिया था। मैंने इसके ऊपर काफी शोर भी किया, आपने देखा होगा। हाँ। मैंने खूब उनको कहा, वो मंत्रालयों को, टेलीविजन वालों को, बहुत से मेरे फौज के लोग थे जिनको कहा भी आप एकदम उसके ऊपर बहस करने मत जाइए, और उन्होंने जाना बंद कर दिया। हर व्यक्ति अपना बयान दे रहा कि अगर युद्ध हो गया तो ये होगा। जो पुराना फौजी वो अपना बता रहा है, भी क्या जरूरत है तुम्हें बताने की भी? करेक्ट, मैंने इसका पोस्ट देखा था आपका। हाँ, आपने उसके अंदर मेंशन किया था कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स है आप उनको टेलीविजन पे डिबेट के लिए ना बुलाएं। ना बुलाएं किसी को। हाँ, बट सर इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर हम उनको बुलाते हैं तो अब वो इतने वेल ग्रूम्ड नहीं है। अब होता ना कि चोर है मन में, अब वो कितना भी आप लिपापोती करके बोलने की कोशिश करो, सच सामने आएगा। जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ बोल दिया ना इंटरनेशनल टेलीविजन पे, तो अगर हम उनको यहाँ पर बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बता देंगे ऐसे जो और इमेज बिल्डिंग का काम करेगा इंडिया की। पर उनका पता लगेगा लोगों को कि कितने हद तक ये करप्ट है, कितने हद तक रोग स्टेट बन चुके हैं। तो आपको बताऊं, 2 चीजें हैं। एक तो हमें पाकिस्तान की संपूर्ण जानकारी है, ओके, हमें टेलीविजन से लेने की जरूरत नहीं है। वी नो एवरीथिंग, चप्पा चप्पा पता है। दूसरा, उनका डिफेंस मिनिस्टर की ना मूर्खता उसने, तो उसकी सारी जानकारी हमारे पास है। लेकिन जिस ढंग से आप उनको बुला के इस इश्यू के ऊपर डिस्कशन करते हो, कोई जरूरत नहीं आपको। हमें उनकी कैसी व्यवस्था है, क्या नहीं है, हमें उसका, और बाकी देश जो हमारे एडवर्सरी हैं, भाई हमें बहुत जानकारी है। आपको बताऊं मैं, ये भारत कोई छोटा देश नहीं है। अब इसके अंदर इसकी जो क्षमता है, इसके जो लोग हैं, इसके अंदर लोगों के जो जज्बा है, जो फौज, एयरफोर्स, नेवी, और अब नागरिक भी देखा मैंने, ये बहुत बड़ा जोश देश में फैला था। तभी तो कह रहे थे हमला कर दो भाई। अब उनको पता नहीं, अरे भाई एक बार हमला हो गया उसका क्या? लोगों ने युद्ध नहीं देखा, आपको बताऊं मैं। करेक्ट। लोगों ने बम की आवाज दी, सिवाय पटाखों की। हमने युद्ध देखे हुए हैं। स्टूडेंट टाइम भी युद्ध हमने देखा पाकिस्तान 65 का। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो क्या होता। लोग भूल गए कि युद्ध क्या होता है, कैसे। अभी तो एक लाश आ गई, फौजी मर गया जम्मू कश्मीर में, वो लाश वहां से चलती है तो उसके गांव में चले जाती है, वहां मातम छा जाता है, बुरा हाल होता है। जब ऐसे, हमने तो 71 की लड़ाई या 65 की और 62 की लड़ाई जो है, जिन्होंने देखी उनको पता है कि युद्ध में क्या हाल होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते बेटा। क्या मेमोरी आपकी फौज जो वॉर की? बहुत है। जरा सोचो, अभी युद्ध होने वाला था तो पूरा बॉर्डर से, पंजाब के पूरे बॉर्डर से लोगों के गांव खाली करवा दिए थे। ये निकलो यहां से भाई, गांव तो इधर है, उधर जमीन पाकिस्तान की, इधर किसान हमारा है। तो युद्ध होगा तो क्या होगा? लोग वहीं थोड़ा बैठे रहेंगे। अब अपना घर छोड़ना, ट्रकों के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर, पहले तो दूसरे ठेले होते थे, क्या पशु जिससे करते आप, क्या बोलते उसको, हैं? तो उसके ऊपर सामान रखते थे, ठेले बड़े बड़े होते थे जो, उनसे लेके कहाँ जाओगे आप? घर छोड़ के युद्ध स्थिति में कहाँ जाओगे? यू गो टू योर रिलेटिव। सरकार तो कोई व्यवस्था करती नहीं है, किसके घर जाके ठहरोगे आप जी सारा सामान लेके? और शहर के शहर खाली हुए थे 65 की वॉर में। मैं स्टूडेंट था, एनसीसी का मैं अंडर अफसर था। पूरा फिरोजपुर शहर तो बॉर्डर पे है ना, पूरा शहर और छावनी बॉर्डर पे है, और फायरिंग रेंज में है, सामने फौजी दिखाई देता बैठे हुए। तो शहर खाली हुआ था फिरोजपुर। और वो सब, वो जो एक यादगार है जो फिल्मों में हमने पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम, इंडिया के पार्टीशन टाइम में जो देखा था ना, अभी देखते होंगे फिल्मों में लोग लटके जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं। ये हालत हुआ था लोगों को फिरोजपुर खाली करने का। उन दिनों में तो सोशल मीडिया था नहीं। अब क्या हालत था उस वक्त, अनथिंकेबल कि लोगों के ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है लड़ाई के टाइम में। और फिर अगर युद्ध हो जाए तो
यू कांट इवन थिंक कितने लोग मरेंगे, कितने लोग उधर से आएंगे। तो इसी को अगर एग्जांपल देते हुए, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, मुझे जानना हो कि अगर वॉर होती, फुल फ्लेजेड वॉर होती, तो हमें क्या क्या सहना पड़ता। अभी तो हम बहुत जोर से बोल देते हैं कि कर दो वॉर, कर दो वॉर। देखो, सेना आपको कुछ नहीं पड़ता। भारतीय सेनाएं सक्षम है, ये पाकिस्तानी को इधर आने न देती। ये भी आपको बता दूं मैं, जो भारतीय सेना की क्षमता है, वो पाकिस्तानी थोड़ा सा कहीं आगे आ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग अब तक आगे जाते रहे कि नहीं? मरेंगे तो फौजी लेकिन अंदर जो है, जो नया वॉरफेयर शुरू हुआ है, जो मिसाइल वाला है, ड्रोन्स वाला है, उसके लिए हर नागरिक को उसका ज्ञान होना चाहिए। कैसे अपने आप को बचाना है, अपने घर को बचाना है, उसकी व्यवस्था अभी शुरू हो गया। आज पूरे बॉर्डर एरिया में ड्रिल हो रही है। यस। पूरे जगह, पूरा पंजाब लगा हुआ है। पंजाब में तो हमेशा ही युद्ध स्थिति बनी रहती है। वह हर कोई आदमी फौजी है, चाहे किसान है वो भी फौजी का बेटा है, जब भूतपूर्व फौजी है, तो वहाँ एकदम सारी तैयारी हो जाती है, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाकी जगह जो तैयारियां होंगी, जो आपका एटम बम के अगेंस्ट आपके न्यूक्लियर वेपन हो गया, जहाँ आपका ये जो बायो सिक्योरिटी, आपने किसी ने वो आपके वायरस ही फैला दिया वो हो गया, जहाँ हवाई जहाज के हमले हुए, उसकी संपूर्ण जानकारी, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और ये सिविल डिफेंस का डायरेक्टरेट जो है, अब पूरे लग गए इस काम के ऊपर। सरकार ने इनको 1500 करोड़ रुपए दिए है। आपको बताऊं, मैं शायद कहीं छपा नहीं है, 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सिविल डिफेंस को दिया है कि सबकी व्यवस्था करो। और प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि ये मेरी पहली लिस्ट नंबर 1 पे है, सिविल्स की। अब इतना बड़ी बात सोचना एक प्रधानमंत्री का कि जो नागरिक सुरक्षा अब मेरा एजेंडा नंबर 1 है, तो मान के चलिए कि विश्व में जो युद्ध की भी प्लानिंग हो रही हुआ, तो क्या होगा? उसके लिए नागरिकों को उसके लिए ट्रेन करना, ये काम शुरू हो गया, इतनी व्यवस्था हो गई है। तो उससे देश और नागरिक को काफी ट्रेन हो जाएंगे, उनको आभास हो जाएगा, अवेयर हो जाएंगे। तो अपनी सुरक्षा में आप लोगों को खुद लगना पड़ेगा। और प्राइवेट सिक्योरिटी तो, पुलिस तो, सिविल डिफेंस तो है ही, लेकिन बाकी लोगों को भी उसमें अपनी जान माल के लिए, देश के लिए सारा काम आपको करना पड़ेगा।